हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। हिस्टोपैथोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 1 जो वीडियो बना रहे हैं हम, वो वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे कौन सा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आंसर करना होगा। और हम लोग जब जो डीएमएलटी किया है वो जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स किया है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है ये हम लोगों को ठीक ठाक से पता नहीं रहता है, और तो इसी आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं। जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है हिस्टोपैथोलॉजी लेकर, वो हिस्टोपैथोलॉजी वो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोगों का आज का हिस्टोपैथोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 1 का वीडियो। तो ये वीडियो हम आज 25 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम देंगे। तो चलिए हिस्टोपैथोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 1। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम बनाया है ये डेमो टाइप का है। ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, और नहीं तो ये क्वेश्चन पैटर्न हम दे रहे हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। देखिए नॉर्मली जो टिश्यू है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करने का विंग शेप को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी और हिपेटोलॉजी। अगर फ्रेंड्स हम लोगों को ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में ठीक ठाक से पता रहेगा तो हम लोगों को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी हो जाएगा। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी का जो ब्रांच में हम लोग डिजीज टिश्यू का स्ट्रक्चर लेकर स्टडी करते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। साइटोपैथोलॉजी वो जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो सेल लेकर, बॉडी सेल लेकर जो स्टडी होता है, उसका स्ट्रक्चर लेकर जो स्टडी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोपैथोलॉजी। हेपाटोलॉजी जो लिवर लेकर जो स्टडी होता है उसको हम लोग हेपाटोलॉजी कहते हैं। तो रह गया हिस्टोलॉजी, तो आंसर होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब है जहां पर टिश्यू का स्ट्रक्चर लेकर हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नंबर 2, द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू इज कॉल्ड। हम लोगों को पता चल गया हिस्टोलॉजी का मीनिंग पता चल गया। हेमाटोलॉजी मतलब वो ब्लड कंपोनेंट लेकर जो स्टडी होता है उसको कहते हैं हेमाटोलॉजी। और हेपाटोलॉजी मतलब पता चल गया। तो रह गया नंबर बी, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब जो जहां पर जो ब्रांच में पैथोलॉजी का जो ब्रांच में डिजीज टिश्यू लेकर डिस्कस होता है व स्टडी होता है उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। एम्बेडिंग इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग मतलब क्या है, एम्बेडिंग मतलब है ब्लॉकिंग करना। ब्लॉकिंग करने का ये जो ब्लॉकिंग करने का जब प्रोसीड्यूर है, ये प्रोसीड्यूर करने के लिए इसके पहले क्या क्या करना होगा, रिन्यूअल ऑफ पानी बाय अल्कोहल डिहाइड्रेशन, ये भी सही है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ जाइलिन और क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट फॉर पैराफिन वैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्स इम्प्रेग्नेशन ऑल। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोगों को वो जो हिस्टोपैथोलॉजी का टिश्यू प्रोसेसिंग है उसके बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वो जो स्टेप रहता है तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो कैसा स्टेप है, फिक्सेशन है, डिहाइड्रेशन है, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन, उसके बाद आता है एम्बेडिंग। तो डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, इनफिल्ट्रेशन जाइलिन हटा के करते हैं, इम्प्रेग्नेशन भी करते हैं। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये जो हिस्टोपैथोलॉजी का जो थ्योरी बेस्ड क्लास है, थ्योरी बेस्ड जो वीडियो हम बनाए हैं, वो बहुत सारा वीडियो बनाए हैं हम, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को पास जो किताब है वो किताब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, वो जो किताब में जो लाइन है, एवरी लाइन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आप लोग दे पाएंगे। तो चलिए नंबर 4 है, एन इक्विपमेंट यूज टू काट द सेक्शंस ऑफ द टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज नोन एज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सेक्शन टिश्यू का जो ब्लॉकिंग एम्बेडेड टिश्यू का जो सेक्शन काटते हैं, काटने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, कौन से इक्विपमेंट से, माने कौन सा मशीन से, माइक्रोटोम, मैक्रोटोम, हिस्टोटोम और इलियोस्टोम। देखिए ये हिस्टोटोम, इलियोस्टोम, मैक्रोटोम ये जस्ट कन्फ्यूजन करने के लिए आप लोगों को दिया है, और माइक्रोटोम जहां पर हम लोग 3 सेक्शन काटता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर क्वेश्चन 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस आर स्टेन्ड बाय यूजिंग सुइटेबल स्टेनिंग मेथड।
ये जो सुइटेबल स्टेनिंग मेथड करने के लिए कौन सा स्टेप करना होगा, रिहाइड्रेट सेक्शन, डिहाइड्रेट सेक्शन, हाइड्रेट सेक्शन, एनी ऑफ दिस। इस स्टेन के बारे में आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि रिहाइड्रेट करना होगा, क्यों डिहाइड्रेट नहीं करना होगा, हाइड्रेट नहीं करना होगा, एनी ऑफ दिस तो नहीं होगा। ये देखिए डिहाइड्रेट का मतलब क्या है, पानी हटाना है। तो पानी हम लोग कहाँ कौन सा स्टेट में हटाया था, वो जो डिहाइड्रेशन किया था। ये जो यहाँ पर स्टेनिंग करने के टाइम में हम लोग डिहाइड्रेट कर दिया तो स्टेन नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेन है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं हेमाटोक्सिलिन एंड नियोसिन है वाटर बेस्ड स्टेन। वाटर मतलब है उसके अंदर पानी है, तो जो चीज को हम लोग स्टेन करना होगा उसके अंदर पानी लाना चाहिए, तो अभी हम लोगों को स्टेन होगा। तो रिहाइड्रेट का मतलब क्या है, रिहाइड्रेट का मतलब है उसके अंदर पानी घुसाना है। तो ये भी हो सकता है हाइड्रेट का मतलब क्या, हाइड्रेट का मतलब भी पानी घुसाना है। तो देखिए हम लोगों को हिस्टोपैथोलॉजी में अगर ए ऑप्शन नहीं रहता है तो हाइड्रेट होता था, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में ए डिहाइड्रेट और रिहाइड्रेट ये टर्म हम लोगों को यूज होता है। तो ये सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा ए। द प्रोसेसिंग इन व्हिच द सेक्शन ऑन द स्लाइड्स आर ट्रीटेड फर्स्ट विद xylene एंड रिहाइड्रेट विद इथेनॉल इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस में हम लोग पहले जाइलिन से ट्रीट करते हैं। जाइलिन से क्यों ट्रीट करते हैं हम लोग, क्योंकि सेक्शन के अंदर जो पैराफिन रहता है वो पैराफिन हटाना पड़ता है। पैराफिन हटाने के बाद क्या करता है हम लोग, क्या करना होगा, रिहाइड्रेट करना होगा, मतलब उसका अंदर पानी घुसाना होगा। तो दोस्तों बोलिए तो कौन सा स्टेप में ये हम लोग करते हैं, मैंने रिवर्स जो टिश्यू प्रोसेसिंग का रिवर्स स्टेप करते हैं वो है स्टेनिंग स्टेप में। ठीक, नंबर ए ऑप्शन ए होगा। माउंटिंग नहीं होगा, फिक्सिंग नहीं होगा, डिऑक्सिंग भी नहीं होगा। तो स्टेनिंग स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पहले सेक्शन से पैराफिन हटाते हैं, उसके बाद रिहाइड्रेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेन करते हैं। तो ऑप्शन ए। नंबर 7, ड्यूरिंग डिऑक्सिंग द सेक्शन आर रिहाइड्रेटेड विथ, मतलब डिऑक्सिंग के बाद, मतलब पैराफिन हटाने के बाद हम लोगों को रिहाइड्रेट कैसे करना होगा। इथेनॉल इन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, इथेनॉल इन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, मिथेनॉल इन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, मिथेनॉल इन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। देखिए दोस्तों, पहले इथेनॉल और मिथेनॉल के बारे में हम लोग सोचते हैं। मिथेनॉल हम लोगों को लेबोरेटरी में और टिश्यू प्रोसेसिंग के डिहाइड्रेशन एजेंट के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ए सी या डी तो बात चला गया पहले से ही, तो रह गया ए और बी। अभी आता है इथेनॉल इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, मतलब इस इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम करना होगा। कम करने का ए प्रोसीड्यूर से क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के करने से क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो पानी है पानी चला जाएगा। और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, मतलब है इथेनॉल कम पानी ज़्यादा, माने कम, माने इसका डिहाइड्रेट करने का जो स्टेप है उसका उल्टा है। मतलब ये इथेनॉल कम होगा और उसके बाद ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी। द स्टेन सेक्शन ऑन द स्लाइड्स are covered with an adequate quantity of mounting media by placing a cover slip on it. This process is called. स्टेन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो सेक्शन है, सेक्शन एयर ड्राई करने के बाद, अल्कोहल जाइलिन वॉश करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वो जो माउंटिंग मीडिया से हम लोग कवर स्लिप से चिपका देता है। क्यों चिपकाता है, इसका फायदा क्या है, ये फायदा है इसके सेक्शन के अंदर पानी नहीं घुसेगा, सेक्शन में जो स्टेन है वो स्टेन बहुत दिन तक रहेगा, सेक्शन डैमेज नहीं होगा, सेक्शन का जो कंपोनेंट है वो सही जगह रह जाएगा। तो ये प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रोसीड्यूर है, ये प्रोसीड्यूर को माउंटिंग, डिहाइड्रेटिंग, डिऑक्सिंग, जो BCD है इसका मीनिंग तो हम लोग जानते हैं। तो माउंटिंग है, ये जो प्रोसीडिंग है जो वो गाम देकर व माउंटिंग मीडिया देकर जो कवर स्लिप चिपकाने का प्रोसीड्यूर को कहते हैं हम लोग माउंटिंग। ए माइक्रोटोम इज डिजाइन टू काट, वो जो माइक्रोटोम मशीन है व इंस्ट्रूमेंट हो वो कैसे डिजाइन किया है जो सेक्शन काटने के लिए, मतलब वो कितना थिन सेक्शन काटता है, ये है ऑप्शन सी, 1 to 60 माइक्रोन थिन सेक्शन। अगर नंबर 10, द ट्रिमिंग ऑफ द ब्लॉक इज जनरली परफॉर्म्ड विथ अ, ट्रिमिंग मतलब क्या है, ट्रिमिंग मतलब है हम लोग जब एम्बेडेड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, वो जो टिश्यू है, टिश्यू पूरा पूरी
फ्लैट पोजीशन में नहीं रहता है। तो अगर हम लोग सेक्शन काटता है तो काटने के बाद क्या होता है, पूरा सेक्शन से वो पूरा टिश्यू से सेक्शन नहीं आएगा। तो पूरा टिश्यू से सेक्शन नहीं आएगा तो उसका तो रिपोर्ट भी ठीक ठाक से नहीं होगा। तो पूरा टिश्यू काटने का वो जो प्रोसीड्यूर है उसको कहते हैं ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग हम लोग कैसे करेंगे, सिंगल एज रेजर, डबल एज रेजर, ट्रिपल एज रेजर और एनी ऑफ दिस। रेजर मतलब है नाइफ और डिस्पोजेबल ब्लेड जो हम लोग माइक्रोटोमी यूज करते हैं। तो सिंगल एज रेजर मतलब एक तो काट सरफेस रहेगा, डबल एज मतलब 2 गो काट सरफेस रहेगा, ट्रिपल एज मतलब 3 गो काट सरफेस रहेगा। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग डबल एज ट्रिपल एज नहीं यूज करते, ये तो यूज करते हैं हम लोग शेविंग करने के लिए। शेविंग करने के लिए वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है वो तो बनाता है ये सब, लेकिन हम लोगों को सिंगल एज रेजर ही लगता है। तो नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 11, द ब्लॉक फेस इज ट्रिम्ड विथ आ। द ब्लॉक ट्रिम करते हैं ब्लॉक फेस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से किसका हेल्प से हम लोग ट्रिम करते हैं, माइक्रोटोम नाइफ, सिंगल एज रेजर, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। तो देखिए माइक्रोटोम नाइफ से भी हम लोग कर सकते हैं, सिंगल एज रेजर भी से कर सकते हैं, स्लाइडिंग माइक्रोटोम से भी कर सकते हैं। तो 11 का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 12, एम्बेडेड टिश्यू आर कार्ड बाय। एम्बेडेड टिश्यू जो ब्लॉक किया है वो ब्लॉक हम लोग कैसे काटेंगे, रोटरी माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम, स्लेज माइक्रोटोम, एनी ऑफ दिस। तो देखिए ये सॉफ्ट माइक्रोटोम से हम लोग सेक्शन काटते हैं, टिश्यू काटते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 13, ए वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ द टिश्यू आर कार्ड बाय। वो जो बड़ा टाइप का ब्लॉक होता है मतलब ब्रेन टिश्यू, वो जो ऑटोप्सी करने के बाद जो बड़े बड़े टिश्यू होते हैं वो काटते हैं हम लोग कैसे, वो स्लेज माइक्रोटोम से काटते हैं, ऑप्शन सी। नंबर 14, ए फ्रोजन सेक्शन ऑफ अ टिश्यू इज कार्ड बाय। फ्रोजन सेक्शन मतलब वो जो फ्रीज मतलब माइनस टेम्परेचर से वो आइस से सेक्शन बनाते हैं, वो कैसे काटते हैं हम लोग, फ्रीजिंग माइक्रोटोम से, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से, आइदर ए और बी, और रोटरी माइक्रोटोम से। रोटरी माइक्रोटोम से फ्रेंड्स एक तो बात ध्यान दीजिएगा, जो रोटरी माइक्रोटोम से हम लोग करते हैं रूटीन टिश्यू, रूटीन सेक्शन, जो सेक्शन हम लोग वो जो डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, फिक्सेशन ऐसा स्टेप जाने के बाद ही होता है, ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक हम लोग रोटरी माइक्रोटोम से करते हैं। लेकिन ये फ्रीजिंग माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट में फ्रीजिंग देखिए ये जो टर्म है, फ्रीजिंग मतलब है ठंडा, क्रायोस्टेट मतलब भी ठंडा, ये ठंडा मतलब है माइनस टेम्परेचर का ठंडा है। तो ए और बी मतलब हम लोग ए से भी काट सकते हैं, बी से भी काट सकते हो। आंसर होगा नंबर सी। नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज जनरली कट इन द फ्रोजन स्टेट फॉर लिक्विड हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, कई बार देखा जाता है जल्दी रिपोर्ट मांगता है डॉक्टर, क्योंकि वो कितना ऑपरेशन टेबल में कितना काटेगा और कितना नहीं रखेगा, कितना रखेगा और कितना नहीं रखेगा, वो डिटरमाइन करने के लिए वो ऑपरेशन टेबल से ही डॉक्टर क्या करते हैं, वो स्पेसिमेन भेज देता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी क्या करता है, वो 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर ही वो रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये रैपिड होता है, ये रैपिड देना पड़ता है। तो ये इसके लिए हम लोग रूटीन प्रोसेसिंग नहीं करते, फ्रोजन स्टेट में ये टिश्यू काटते हैं और डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के आधार से वो सर्जन क्या करता है, वो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा वो डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें ये जो सेक्शन काटता है तो एक करने के लिए स्पेसिमेन कैसे स्पेसिमेन लगेगा हम लोगों को, एम्बेडेड स्पेसिमेन, अनएम्बेडेड स्पेसिमेन, बोथ, मतलब ये दोनों ही लगा है, नहीं तो नहीं। तो एम्बेडेड स्पेसिमेन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम लोग रूटीन काम करते हैं, मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग, क्लियरिंग, आपका डिहाइड्रेशन, ऐसा होता है। तो इसमें हम लोग एम्बेडेड मतलब ब्लॉक करने के बाद होता है। तो ये नहीं होगा, अनएम्बेडेड टिश्यू ही हम लोगों को लगता है, मतलब जो फ्रोजन सेक्शन है वो अनएम्बेडेड टिश्यू है। तो मतलब आंसर होगा ऑप्शन बी। द स्पेसिमेन इज केप्ट फ्रोजन बाय लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इन द केस ऑफ फ्रीजिंग माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। नंबर 17, व्हिच माइक्रोटोम इज यूज्ड टू कट वेरी थिन सेक्शन अप टू 1 माइक्रोन थिकनेस। मतलब इतना पतला काटता है जो अप टू 1 माइक्रोन, इससे ज़्यादा नहीं होता है इसमें। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रा थिन माइक्रोस्कोप। इसको हम लिखा है यहाँ पर अल्ट्रा माइक्रोटोम, यहाँ पर होगा अल्ट्रा थिन माइक्रोटोम।
ऑप्शन आपको आ सकता है जो अल्ट्रा थिन माइक्रोटोम भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी। नंबर 18, नाइफ्स यूज टू काट टिश्यू सेक्शन आर। हम लोग जब टिश्यू काटते हैं कौन सा टाइप का नाइफ यूज करते हैं, कौन सा टाइप का मतलब सिंगल एज डबल एज नहीं, वो जो नाइफ का काट सर्फेस है वो प्लेन है, ना प्लेनो एज है, ना बाइकॉनकेव है, ऐसा है। तो ये प्लेन कॉनकेव, प्लेन एज, बाइकॉनकेव हम लोग जब सेक्शन काटते हैं तो ये सब से ही काटते हैं, जो नाइफ प्रेफर करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 19, द फंक्शन ऑफ अ पैराफिन ओवन आर। पैराफिन ओवन का फंक्शन क्या है? तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा पैराफिन ओवन एंड वो जो आपका इंक्यूबेटर है इसका डिफरेंस क्या है। देखिए पैराफिन ओवन का इंक्यूबेटर का टेम्परेचर अब ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, मतलब 45 टू 60 कर दीजिएगा तो वो पैराफिन ओवन हो जाएगा, पैराफिन बात हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पैराफिन ओवन है, कई जगह आप लोग देखिएगा कि एक पैराफिन बात है। तो क्या है हम लोगों को वो जो इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री होता है क्यों? वहाँ पर हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया कल्चर करता है, और जो रूम टेम्परेचर हम लोगों को लगता है तो वहीं पर हम लोग करता है। और पैराफिन ओवन का क्या है? पैराफिन ओवन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये से हम लोगों को इंक्यूबेटर से। तो यहाँ पर क्या करते हैं? मेल्टिंग एंड स्टोरिंग द ऑफ मेल्टिंग पैराफिन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन इन सेक्शन, ड्राइंग ऑफ स्लाइड। देखिए पैराफिन ओवन में क्या होता है? मेल्ट तो करता ही है, स्टोरिंग करता है मेल्टेड पैराफिन, ये हो सकता है। ड्राइंग ऑफ स्लाइड हो सकता है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है 55 से 60 तक, तो भी हो सकता है। मतलब 50 से 60 तक नहीं, 50 से आपका 58 तक होगा। और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन इन सेक्शन, तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन इन सेक्शन ये तो हम लोग नहीं देखा है, हाँ देखा है, लेकिन ये हम लोगों को अगर हम लोग मैनुअल प्रोसेस से हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करेगा तो यहाँ पर एक स्टेज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 20, पैराफिन ओवन मेंटेनेंस टेम्परेचर बिटवीन। देखिए पहले जो हम डिस्कस किया था वो टेम्परेचर होगा 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों को जो पैराफिन यूज़ होता है, दो टाइप का पैराफिन यूज़ होता है, एक तो सॉफ्ट पैराफिन, एक तो हार्ड पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन का टेम्परेचर है 58 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो हार्ड पैराफिन है उसका टेम्परेचर है 60 टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 60 से 62 तक। तो इससे ज़्यादा होगा तो हम लोगों को जो पैराफिन है वो बॉयल हो जाएगा, टिश्यू चार्ड हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को पैराफिन ओवन का जो पैराफिन बात है उसका टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नंबर 21, ए टिश्यू फ्लोटिंग बाथ मेंटेन्स ए टेम्परेचर अबाउट। टिश्यू फ्लोटिंग बाथ क्या है? हम लोग जब सेक्शन काटता है, सेक्शन काटने से क्या होता है? सेक्शन काटने के बाद वो टिश्यू के सेक्शन के अंदर बहुत सारा फोल्ड रहता है। अगर वो सेक्शन हम लोग अगर स्टेन करके डॉक्टर को दे देंगे, पैथोलॉजिस्ट को दे देंगे, तो क्या होगा? वो पैथोलॉजिस्ट ठीक ठाक से डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फोल्ड सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अनफोल्ड करना पड़ता है। तो अनफोल्ड कैसे करेंगे? तो क्योंकि सेक्शन के अंदर पैराफिन है, अगर हम लोग गर्म पानी के अंदर वो पैराफिन वाला सेक्शन दे देंगे तो पैराफिन गल जाएगा और वो जो सेक्शन हम लोग स्ट्रेच कर पाएंगे। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होने से क्या होगा? वो सेक्शन के अंदर से जो पैराफिन है वो मेल्ट होके चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो सेक्शन ठीक ठाक से हम लोग नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा गर्म होना चाहिए। थोड़ा गर्म मतलब 43 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, क्योंकि देखिए 23, 13, 33 ये देखिए सभी हम लोगों का रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर से कम ही है। तो इसमें हम लोगों को पैराफिन नहीं गलेगा, मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 22, ये स्लाइड वार्मर इज यूज टू रिमूव। स्लाइड वार्मर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? कौन सा काम के लिए? स्लाइड एक तो काम है, स्लाइड वार्मर का काम है, हम लोग जब सेक्शन काटते हैं, काटने के बाद वो जो फ्लोटिंग बाद में अनफोल्ड करने के बाद वो जो एग एल्बुमिन स्लाइड में उठाता है, तो उठाने के बाद क्या होता है? हम लोग और वाटर जो एक्सेस वाटर रहता है, एक्सेस वाटर हम लोग ड्रेन आउट करने के बाद वो
स्लाइड वार्मर के ऊपर में दे देते हैं। वार्मर में देने से क्या होगा, उसमें जो गर्मी है, गर्मी से क्या होगा, एक एल्बुमिन का एल्बुमिन वो कोआगुलेट कर जाएगा। कोआगुलेट करने से क्या होगा, वो टिश्यू को पकड़ लेगा, तो एक तो फिक्सिंग का काम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग स्लाइड वार्मर यूज़ करते हैं। और एक तो काम करता है क्या, जब हम स्टेन करते हैं, स्टेन करने के पहले क्या करना होगा, वो टिश्यू के अंदर जो पैराफिन है, वो पैराफिन तो स्टेन के साथ भी मिक्स नहीं होगा और नहीं तो पानी के साथ भी मिक्स नहीं होगा, तो वो तो हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए, वो पैराफिन हटाने के लिए हम लोगों को थोड़ा गर्म करने के बाद और जाइलिन में देना होगा। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। द मीडियम इन हुइच टिश्यू इज एम्बेडेड मोस्ट कॉमनली। देखिए, हम लोग बहुत सारा हम लोगों को माउंटिंग मीडिया है, एम्बेडेड मीडिया है। इसके अंदर आता है सेलोइडिन, जेलाटिन, पैराफिन और स्टार्च और सारा बहुत सारा आता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग जब यहाँ पर दे दिया तो रूटीनली, मोस्ट कॉमनली मतलब रूटीनली, तो रूटीनली हम लोग क्या करते हैं, पैराफिन से करते हैं, सेलोइडिन, जेलाटिन हम लोग नहीं करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। The commonly used paraffin for routine work has melting point। जो हम लोग जो पैराफिन यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। देखिए, दो टाइप का पैराफिन यूज़ होता है, एक तो सॉफ्ट पैराफिन, एक तो हार्ड पैराफिन। उसका टेम्परेचर है, एक तो का टेम्परेचर है 58 to 60 और एक तो का टेम्परेचर है 60 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए 58 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड देखा रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों का ही टेम्परेचर शो कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हार्ड वॉक्स इज, हार्ड पैराफिन मतलब हार्ड वॉक्स मतलब पैराफिन, वॉक्स का मतलब क्या है, हार्ड पैराफिन का मतलब क्या है, जो पैराफिन से हम लोग ब्लॉकिंग बाय एम्बेडिंग करते हैं। तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन होगा तो 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज यही तक। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।